वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की करंट अफेयर क्लास को हम शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले हमारे आज के टॉपिक्स जान लेते हैं। तो हमारे आज के जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वह है चीनी अंतरिक्ष यान, ग्रीन नच प्रोग्राम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस एंड बाढ़ की चेतावनी। तो आज हम इन 5 विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे चीनी अंतरिक्ष यान को समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, समसामयिक की यानी कि करंट अफेयर की क्लास है तो कुछ ना कुछ इसका करंट से रिलेशन रहा होगा। तो हाल ही में यानी कि कल ही मतलब शुक्रवार से शुरू था ये कार्यक्रम। तो चीन ने अपने एक ना अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया है, टेस्ट किया इसने। तो इसका जो ये टेस्ट था, ये टेस्ट किस प्रकार का था? दरअसल इसने जो टेक्नोलॉजी है, इसने रीयूजेबल टेक्नोलॉजी को यूज किया है और उसका एक सक्सेसफुली टेस्ट इसने कर लिया है। हाल ही में यानी कि शुक्रवार को चाइना ने अपने ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था, जो सफलतापूर्वक वहां पे घूमने के बाद अब वापस से पृथ्वी की सतह पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्निक के मामले में और ये चाइना के मामले में एक नई उपलब्धि स्थापित हुई है। वहीं एक चीज और देखी जाए तो जब तक ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था, इस दौरान इस पूरे के पूरे मिशन को चाइना वालों ने सीक्रेट रखा, ताकि किसी ना किसी को भी इसके बारे में भनक ना लग सके और कोई जान ना पाए। लेकिन जब कल सोमवार को यह अंतरिक्ष यान वापस से पृथ्वी पर आ गया है, तो उसके बाद इस पूरे मामले को डिस्क्लोज किया गया और सब लोगों को तब पता लगा कि चाइना ने इस तरह का कोई परीक्षण भी अब कर लिया है। तो साइंस एंड टेक के मामले में एक नई उपलब्धि मिली है। वहीं चाइना अब एक नया कीर्तिमान स्थापित यहाँ कर चुका है। तो यह जो अंतरिक्ष यान था, इसको लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था और इसको शुक्रवार को लॉन्च किया गया था। वहीं साथ ही साथ जब चीनी अधिकारियों से बात की गई, मीडिया वालों ने, प्रेस ने जब बात करी, तो इन्होंने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट जाहिर करी। साथ ही उन्होंने बताया कि मिशन पूरी तरह सीक्रेट था और उसको अलग अलग मानदंडों पर ट्राई किया गया। वहीं कहीं ना कहीं जो चाइना वाले थे, उन्होंने अपने इस अंतरिक्ष यान का जो कंपैरिजन किया है वो X-37B से किया है। तो X-37B क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल X-37B अमेरिका का एक सैटेलाइट है, अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान है। तो अब तक अमेरिका इस अंतरिक्ष यान का 4 बार सफलता से यूज कर चुका है और बार बार इसको स्पेस में यानी कि पृथ्वी की कक्षा में भेजने के बाद अर्थ पे बुला चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ये टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, स्पेशली चाइना एंड अमेरिका बोथ आर द ग्लोबल पावर्स, तो इन दोनों ने जिस प्रकार से यह टेक्नोलॉजी विकसित की है, तो कहीं ना कहीं अब रीयूजेबल टेक्नोलॉजीज को बनाया जा रहा है। यह जो एक X-37B है, ये एक मानव रहित है, यानी कि इसके अंदर कभी भी ह्यूमन का प्रयोग नहीं किया था और यह सैटेलाइट बिना ह्यूमन के लॉन्च किया जाता है और इसको वापस भी बुला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नए नए कीर्तिमान अब साइंस के मामले में स्थापित किए जा रहे हैं। तो और चाइना एंड अमेरिका बोथ आर ग्लोबल पावर्स, तो जिस प्रकार से उन्होंने इस चीज की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी इससे मदद मिलने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। तो परीक्षाओं में प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। होप आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अपना रुख अब अगले टॉपिक की ओर कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन नच प्रोग्राम। तो ग्रीन नच प्रोग्राम क्या है, क्यों है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हाल ही में यूएनईपी यानी कि जो एक यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो यूएनईपी ने हाल ही में ग्रीन नच प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है। उस बुक का नाम है नज थ्योरी, यानी कि नज सिद्धांत, इस नाम से एक पुस्तक भी लॉन्च की है। तो ये क्यों की गई है? तो जो उद्देश्य है यूएनईपी का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुनिया भर के जो लगभग 20 मिलियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सके और उनका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं अब एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया जा सके। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक के मामले में हम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है। तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं जो हमारी यूथ है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यूएन के द्वारा एक ये नया काम शुरू किया है, जिसके अंदर ग्रीन नच प्रोग्राम शुरू किया गया और एक नच सिद्धांत के नाम से पुस्तक भी शुरू कर दी गई है। अब इस पुस्तक के अंदर क्या बताया गया? इस पुस्तक में बताया गया है कि किस प्रकार से स्टूडेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़े, और जिससे प्रकृति के साथ साथ युवा लोगों के जो संबंध है वो स्थापित हो सके। साथ ही साथ इस पुस्तक के अंदर कई नए उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि जो हमारी साइकिल पार्किंग है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सके, साइकिल के लिए अधिक से अधिक पार्किंग हो। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसमें एक मेंशन यह भी किया गया है कि पार्टीज के अंदर, फंक्शंस के अंदर जो खाना वेस्ट हो जाता है, लास्ट में बच जाता है, तो उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, उसको वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो पूरी का पूरी जो ये बुक है नज थियोरी है, पूरी एनवायरमेंट पे बेस्ड है। और वहीं साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो ग्रीन नज प्रोग्राम की बात की जाए तो पूरा का पूरा ये ग्रीन है, यानी कि युवाओं को, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको
नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कहीं ना कहीं मर्ज कर रही है। तो इसीलिए यह टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ चीज़ जानने वाली है वो यह है कि यूएनईपी के साथ साथ हमारे जो है वो यूएन भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, तो क्योंकि यूएन की एक एजेंसी है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। वहीं अपना थोड़ा सा रुख अगले टॉपिक पे कर लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसे कि हम जानते हैं नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क हमेशा ही चर्चा में रहते हैं भारत के अंदर तो खास तौर पे। तो उसी प्रकार से अब यह नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अभी वापस से चर्चा में आ गया है। तो चर्चा में क्यों आया है समझ लेते हैं। हाल ही में जो असम गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट ने काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए एक नया स्टेप लिया है, जिसके तहत इन्होंने टाइगर रिजर्व के अंदर लगभग 3000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को जोड़ दिया गया है। यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो टाइगर रिजर्व था उसके अंदर अब 3000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को जोड़ दिया गया है। और अब यह भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो ये नेशनल पार्क की पूरी, इसकी रिजर्व की जो पूरी ज़मीन है, इसका टोटल जो सरफेस है वो लगभग 914 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। क्यों फैलाया जा रहा है? इसको टाइगर्स की वजह से फैलाया जा रहा है। दरअसल यह जो टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व ये तो पहले मुख्य रूप से ना एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता था। केवल एक सिंग वाला गैंडा ही इसमें ज़्यादा दिखता था और उसी के नाम पे ये प्रसिद्ध था। लेकिन अब हाल ही में एक टेंडेंसी अलग देखी गई, सन 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, क्योंकि इस पार्क के अंदर टाइगर्स की जो प्रजातियां थी, उनके जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो उनके नंबर्स बढ़ने की वजह से इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। तो टाइगर्स के लिए इसलिए यह भी जमीन नई नई इनके लिए मर्ज कर दी गई है। साथ ही साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह भी है कि सन 1985 के अंदर इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी शामिल कर लिया था। जो इसके यूनेस्को के जो इसके विश्व विरासत स्थल होते हैं, उन स्थलों के अंदर भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है और यह 1985 से उस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो यह इसके जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट चीज थी। आई होप क्लियर हो रहा है आपको टॉपिक। वहीं हम आगे चल लेते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी आगे के बिजनेस के लिए, जिस तरह से इसके नाम से स्पष्ट होता जा रहा है। तो समझ लेते हैं इसको। तो हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ मिलकर के, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग दोनों ने मिलकर के एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और प्रोग्राम का नाम है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस। तो इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसको थोड़ा सा यह समझ लेते हैं। दरअसल इसको जो लॉन्च किया गया है वो आने वाले समय में व्यापार संघों को विकास के लिए, अलग अलग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य यह भी है कि जो व्यापार है उसको कहीं ना कहीं उसकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी स्थापित किया जा सके, उसकी नई नई उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वह प्राप्त कर सके। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नए व्यवसायों की सहायता करने के लिए इस परिसंघ की स्थापना की गई है, ये प्लान बनाया गया। वहीं साथ ही साथ नए विकास खंडों की पहचान, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया गया है वो यह बताया गया है कि यह कहीं ना कहीं नए विकास खंडों की पहचान करे और साथ ही साथ उन व्यवसायों के विकास के लिए प्रयास करे, उन व्यवसायों के विकास के लिए यह काम करे। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करे कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अपनी भागीदारी बनाए। तो इस बिजनेस का, फ्यूचर बिजनेस का जो उद्देश्य है वो यही है। वहीं साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स होंगी और इन्वेस्टमेंट के साथ जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है, चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती जाती हैं। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस अब लॉन्च कर दिया गया है। किसने लॉन्च करा? भारतीय उद्योग परिसंघ ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ मिलकर के इसको लॉन्च कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य शॉर्ट में याद रखोगे सिर्फ इतना है कि नए नए जो व्यापार हैं उनको बढ़ाना, उनके विकास के लिए काम करना और उनकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को भी सुनिश्चित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं हमारा आज का लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वह है बाढ़ की चेतावनी। तो बाढ़ की चेतावनी, जाहिर सी बात, जैसा कि हम जानते हैं कि बाढ़ अमूमन एक प्राकृतिक आपदा है और समय समय पर यह आती रहती है। जो उसको अधिकांश देखा जाता है, यह अधिकांश
बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में ही आती है, क्योंकि इन दिनों लगातार बारिश होती है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाढ़ की परिस्थिति देखी जाती है। तो हाल ही में यह चर्चा में आया, दरअसल गूगल ने बांग्लादेश के साथ मिल करके एक कोलैब किया है, और कोलैब इसलिए किया है कि जो बाढ़ें हैं उन बाढ़ों की पहले ही चेतावनी दी जा सके, और जिससे बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ के बचाव के जो उपाय हैं, सभी वह उपाय समय से पहले ही किए जा सकें। तो एक तरह से यह भी बताया गया है कि जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, क्योंकि दरअसल ये सब चीज़ें प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक चीज़ें कब होंगी इसका अनुमान तो ठीक से लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गूगल ने यह घोषणा की है, ये चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं, और हम प्रीवियस ईयर्स के डाटा के अनुसार इसका फैसला करेंगे, और प्रीवियस ईयर के डाटा के अनुसार ही हम यह अनुमान लगाएंगे कि कब किस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावनाएं होने वाली है, बाढ़ आ सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यह भी बताया गया है कि ये जो भविष्यवाणी होने वाली है, क्योंकि पूर्वानुमान का लगाएंगे पूरा का पूरा, तो यह इसको लगभग हिंदी, बांग्ला सहित लगभग 7 भाषाओं के अंदर इसको ये लॉन्च भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस इम्पॉर्टेंट क्यों है, गूगल ने बांग्लादेश का कोलैब कर लिया है इस चीज़ों के मामले के लिए। बांग्लादेश में भी कई नदियां हैं जो बहती है, और जैसे कि हम भारत के बारे में जानते हैं, भारत तो खैर नदियों से ही भरा हुआ देश है। भारत के पूरे क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर तरफ नदियां ही नदियां हैं। तो और यह कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम भी सिद्ध होगा, जहां से यह पता लग सकता है कि बाढ़ की पहले से ही चेतावनी दी जाए, बाढ़ के बारे में पहले से ही बचाव के काम शुरू हो जाएंगे, तो और बहुत सारे जो जनजीवन है उसको प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। जैसा कि यह हमारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, हाल ही में इसके अंदर भी बाढ़ की वजह से बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार के अनुमान कहीं ना कहीं तो लाभ हमें पहुंचाएंगे ही। तो आज हमने यह 5 टॉपिक समझे थे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। एंड वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। लगातार अब एग्जाम्स आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।